अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो मामले ने खुसूसी ने आज इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है, जो आप उनकी ट्वीट्स पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी हमने इस्तीफा दिया क्योंकि ड्यूअल नेशनैलिटी पर बहुत तनकीद हो रही थी। तानिया अर्दुरुस का कहना है कि बहुत तनकीद हो रही थी सिटीजन स्टेटस पर, जो कि डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह रिफ्लेक्ट कर रहा था। जफर मिर्जा साहब का भी इसी किस्म का ट्वीट था, शरीयत के बारे में नहीं था, बट उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत काम किया और एक बेहतर हेल्थ सिस्टम की बुनियाद छोड़कर जा रहे हैं। सवाल इस पर दो बनते हैं, लेकिन इसमें एक चीज, जो जब ये लोग आए थे पाकिस्तान तो इमरान खान साहब बड़े फैनफेयर के साथ इन सारों को लेकर आए थे। कहा था कि ये वाटरशेड है बहुत से लोगों के लिए। क्या कहा था खान साहब ने, सुन लें, क्योंकि इसके ऊपर मसला ये है, आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि लोग आए, उन्होंने काम करने की कोशिश की, अगर कामयाब नहीं हुए तो उनको रिप्लेस कर दिया गया। गुड मैनेजमेंट डिसीजन, क्योंकि आप लोगों को हायर करते हैं और अगर गलती खराबी नजर आती है, उनके किसी फैसले में खराबी नजर आती है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। या बैड टीम सिलेक्शन, कि आपको पता क्यों नहीं कि आप किसको सिलेक्ट करें। पहले इमरान खान साहब को सुन लें, उसके बाद मैं जरा दूसरा वर्जन भी बताऊंगा कि एक दो वर्जन और भी हैं कि इनको निकाला क्यों गया, इनसे इस्तीफे क्यों लिए गए। जरा आप ये भी सुन लीजिए। ओवरसीज पाकिस्तानी कंफर्टेबल जॉब है, अच्छा। अब ये जब आपको फैसला करना पड़ता है, पाकिस्तान जाऊंगा, मुश्किल हालात हैं, करप्शन है, एक सिस्टम डिसफंक्शनल सिस्टम है, उसमें मैं कैसे चलूंगा। कई लोग मैंने देखे, उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान आने की, मुश्किलात आई, फिर छोड़ के वापस चले गए। जिन्होंने भी आज तक जिंदगी में ऊपर पहुंचे हैं, बड़े फैसले किए। इसलिए मैं आप दोनों को दाद देता हूं, दोनों को आपको कहता हूं, वक्त साबित करेगा कि ये जो आपने फैसला किया, एक टाइम पे आप जाके रियलाइज करेंगे कि ये आपकी जिंदगी का एक वाटरशेड था। तानिया आपको भी और रजा आपको भी मुबारक देता हूं। ये बड़े फैनफेयर के साथ आए थे। इमरान खान साहब ने मुबारक दी थी कि पाकिस्तान आए, लेकिन इसमें कम से कम एक दो केसेस में ये भी है कि किस वजह से इस्तीफा लिया गया। तानिया के बारे में ये बात, क्योंकि वो जहांगीर तरीन साहब के जरा ज्यादा उनसे मुलाकात भी हुई, ही वॉज द बैकर, और इख्तलाफ काफी अरसे से दो ग्रुपों में चल रहा था। तहरीक इंसाफ में एक और वफाकी वजीर हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट एक और हुई, उनकी वजह से हुई, वो किसी को MIT से लेकर आए और ये इख्तलाफ काफी अरसे से चल रहा था। अब जबकि जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं, पीछे चले गए हैं, तो तानिया के जाने की कम से कम एक वजह तो ये है कि उनकी बैकिंग हुकूमती हलकों में खत्म हो गई थी। दूसरा, आप जानते हैं, उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई, उसके जो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज थे, बकौल हुकूमत के, जो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज थे उसके, वो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज असल वजह बने उनसे इस्तीफा लेने की। लेकिन ये इस्तीफे में ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब और आजम खान साहब की भी नहीं बन रही थी, तो कहा जाता है कि वो बड़ा कलीदी किरदार, उन्होंने भी इसमें अपना उनका किरदार भी बहुत कलीदी था आजम खान साहब का। ये जफर मिर्जा साहब, दवाइयों की कीमतों पर उनको घर जाना पड़ा, सपोजिटली कहा यह जा रहा है। लेकिन ये दोनों इतने अहम बड़े लोग नहीं थे कि जिसकी वजह से कोई ऐवान हिल जाए, जैसे असद उमर साहब को हटाया गया था कि कोई ऐवान हिल जाएगा, कोई सियासत में कोई बहुत बड़ी चीज आ जाएगी। ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एक महरकात बहुत से हैं जिसको जो टाइम के साथ साथ हमारे सामने भी आते जाएंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। राना सनाउल्लाह साहब हैं, राना साहब आपका भी शुक्रिया, हमें ज्वाइन करेंगी। नफीसा शाह साहब भी मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि ज्यादा असल जो इशू है वो दो, एक तो नैब की कवानीन में तब्दीली और दूसरा ये कि जो तहरीक चलाने की बात हो रही है, PC होगी तो हुकूमत गिरेगी कैसे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हुकूमत कैसे कराएंगे। फवाद साहब, पहले तो ये इस्तीफों पर आ जाए, बैड टीम सिलेक्शन की क्रिटिसिज्म होनी चाहिए या अच्छा है एक मैनेजर ने कोशिश की, नहीं चल पाया, फारिग कर दिया, इस चीज पर तारीफ होनी चाहिए। अब ये दोनों व्यूज हैं इस वक्त कि किस चीज पर ज्यादा बात होनी चाहिए। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट तो वही है जो आपने आखिर में कर दिया है। इसका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, और जो वहां पे लगाया गए थे वो प्योरली टेक्नोक्रेट बेसिस के ऊपर चूंकि वो आए थे, और उसमें मसाइल आ रहे थे यकीनी तौर के ऊपर। जो तानिया अंद्रेस का जो काम था, तकरीबन वही काम जो है वो NITB कर रही थी, और NITB में और इनका कोई आपस का फंक्शनैलिटी में कोई बहुत फर्क था नहीं। तो उसकी वजह से एक तो डुअलिटी आ रही थी, एक ही काम जो था वो 2-3 जगहों पर तकसीम हो रहा था।
फिर और मेरा ख्याल है कि उनका इसलिए फंक्शनैलिटी, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम किया है। और मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जब शुरू से लेके अब तक अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको फारिग क्यों किया फवाद साहब? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि वो उसमें कई और जो है वो इश्यूज जो है वो मिल गए हैं। और उसमें एक इशू यकीनन तौर के ऊपर ये है कि जो उसमें जो कोविड से बाद और फिर उनका जो इस वक्त जो सिचुएशन इस वक्त भी है, उसमें डॉक्टर जफर साहब का जो एक जिस तरीके से वो चलाना चाह रहे थे, उसमें भी कुछ इश्यूज डेफिनेटली होंगे। लेकिन आई मस्ट से कि डॉक्टर जफर साहब इज एन ऑनरेबल मैन, और ठीक है, काम कई दफा चलते हैं, कई दफा नहीं चलते। वो ये भी सुन रहे हैं को मजीद इस्तीफे आने वाले हैं फवाद साहब, एक बात ठीक है इसमें? देखिए, बात यह है कि जो ज्यादातर ये तो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है। आर्टिकल 91 बड़ा वाज़ेह है इसके ऊपर। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को कहेंगे तो रहेगा, अगर नहीं कह रह सकेंगे नहीं रहेगा। कई फिर लोगों की अपनी भी मजबूरियां होती हैं, कई लोग प्रेशर्स भी नहीं ले सकते उतने सिस्टम में। आपको पता है क्योंकि आप बड़े अरसे से इसको बड़े करीब से सारी पॉलिटिक्स को देखते हैं, ये पॉलिटिक्स तो बड़ा प्रेशर वाला काम है। और जिस तरह पीएम साहब की अभी आप स्पीच दिखा भी रहे थे, वो भी उसमें भी बहुत वजन है। बाहर से जब लोग आते हैं, स्पेशली जब बाहर से लोग आते हैं ना, वो अब तो सोशल मीडिया वगैरह का इसमें तो बंदे को अच्छा खासा ढीठ होना पड़ता है। ये प्रेशर भी जो है वो उस तरह नहीं ले सकते जिस तरह से हमें तो अब आदत ही हो गई है ना। जिस तरह राना सनाउल्लाह सर, ये वैसे अगर मुझे एक बात बताएं, मैं एक बात समझना चाहता हूं। आज आपके वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई है, अब पता नहीं उसमें क्या बात की आपने उनसे, लेकिन अगर कारकर्दगी पर घर भेजना है तो वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर तो अपनी पार्टी आप समेत सवाल उठा रहे हैं, उनको घर क्यों नहीं भेजते फिर अगर कारकर्दगी बार है और मयार है तो? देखिए, बात यह है कि अनलाइक जैसे आपने अपने पहले कमेंट में कहा कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत बड़ा ऑफिस है, उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। लिहाजा जो प्रिंसिपल जो है वो SAPMs जो प्योरली टेक्नोक्रेट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, वो जाहिर है कि। लेकिन फवाद साहब, फाइनेंस मिनिस्टर की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है। असद उमर तो पोस्टर बॉय थे तरीके इंसाफ के, उनको भेजने का जब फैसला हुआ तो नहीं झिझके फारिग कर दिया। जहांगीर तरीन साहब तरीके इंसाफ को यहां लाने वाले, शुगर का टाइम आया तो नहीं देखा पीछे मुड़ के जहांगीर तरीन ने क्या कुछ किया है, जहांगीर तरीन फारिग। इसकी भी सिग्निफिकेंस है, लेकिन पार्टी की कारकर्दगी तो सबसे अहम चीज है ना इसमें। देखिए, ये तो पीएम साहब जो है वो उनकी सवाबदीद है, जिस तरह मैंने पहले कहा। और प्राइम मिनिस्टर साहब के फैसले उनके अगर एतमाद है तो वो जो जिस पे एतमाद है वो कंटिन्यू करेगा, जिस पे नहीं होगा ज़ाहिर वो कंटिन्यू नहीं कर सकेगा या वो खुद चला जाएगा। चले, मैं राणा साहब के पास जाने से पहले एक सवाल और। आप पहले कहते थे हूं पीएम ते नहीं करता, आपके अल्फाज से सीएम पंजाब साहब को आप ही ख्याल कर लें। आप बस कर दो। मैं क्या अब कारकर्दगी बेहतर हुई है सीएम पंजाब की पिछले कुछ अरसे में? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम बस कर दो भाईजान, राणा साहब चले जाओ। नहीं, अगर तुम कहते हो तो मैं तो खाली ये पूछ रहा हूं कि कारकर्दगी बेहतर हुई है या उन जी चल रहा है काम? नहीं, बात यह है कि आप ये तो देखें, मैंने ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब की सवाबदीद है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको एतमाद किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के एतमाद तक जो है वो ज़ाहिर कंटिन्यू करें। हाँ सर, वो आप यही कहते हैं ना, वो अगर बाकी SAPMs की बात हो, मामनी ने खुसूस नहीं की, तो वो वज़ीर आज़म का सवाबदीद है। जब उधर की बात आए तो आप कुछ और कहते हैं। जो ठीक है, समझ आती है गल, हर चीज खुल के नहीं की जा सकती, वरना मुश्किल टाइम आ जाता फवाद साहब जैसे आदमी पे। राणा साहब जरा आगे चलते हैं थोड़ा। ये तो जाहिर है लोग आते हैं लोग जाते हैं, मामनी ने खुसूसी आए चले गए, कोई कारकर्दगी की बात करेगा, कोई जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप था नहीं था, उनकी वजह से आए उनकी वजह से चले गए। ये जो आप तहरीक चला रहे हैं, मुझे ये बताएं कि हुकूमत क्या गिराना चाहते हैं अब आप लोग? ये जो कल अब शहबाज साहब की और बिलावल साहब की भी मुलाकात हुई है, आप हुकूमत गिराना चाहते हैं? देखिए, इसमें अगर मैं कोई बात करूंगा तो वो बहुत ही कबल अज़ वक्त बात होगी, क्योंकि अब इसमें फैसला हो चुका है कि APC जो है वो ईद के बाद होगी। और ये फैसला भी हो चुका है कि जो रहबर कमेटी है, जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के नुमाइंदे होंगे, वो बैठ के जो है वो एजेंडा सेट करेंगे और मुमकिना वो फैसले जो कि APC जो है वो अपने सरबराही इजलास में ले सकती है, उनके मुतल्लिक़ जो है वो फैसला करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी इंडिविजुअल का उसका तल्लुक़ PMLN से हो, पीपल्स पार्टी से हो,
या JUIF से हो, उसका ये कहना कि जी हम कल को ये फैसला करने जा रहे हैं, वो मुनासिब नहीं होगा। कोई तो वजह होगी ना। देखिए लास्ट टाइम जब आपने APC की थी, राणा साहब कोई वजह होती है ना। देखिए एक तो क्योंकि लोग समझ, आपके वोटर आपको देख रहे होंगे, पार्टियों की मीटिंग्स देख रहे हैं, वो बयानात सुन रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं हुकूमत जाना चाहिए, आप लोग भी कहते हैं नाकाम, ना अहल, नालायक, नकम्मी हुकूमत है, काम नहीं आता, केसेस बन रहे हैं वगैरह वगैरह, इनको घर जाना चाहिए। तो जाहिर है APC सवाए इसके को बड़ा फैसला करे, कोई छोटा फैसला तो नहीं कर सकती। तो बड़ा फैसला तो यही होगा नहीं, ये हुकूमत की बिल्कुल रानी। आपकी बात, देखिए आपकी बात बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इस हुकूमत से जिस तरह से लोग बेजार हैं, और जो इस हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं और उनकी वजह से जो इकॉनमी को सेटबैक हुआ है, जो आम आदमी के कारोबार को हुआ है, वो आम आदमी की ज़िंदगी में जो बुरे असरात जो है वो मरतब हुए हैं। लेकिन अब इस पर मामला यह है कि ये सिर्फ कह देना कि हुकूमत गिरानी है, इससे तो फिर हुकूमत नहीं गिरती। उस अमल के लिए जो है वो कुछ फैसले करने पड़ेंगे कि अपोजिशन की जमातें जो हैं वो कौन कौन से इक़दाम करेगी। ठीक है, मुतालबे तो उस दिन हो जाएंगे, रेजोल्यूशन भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो कौन से स्टेप्स होंगे कि जिनके ऊपर अमल दरामद जो है वो अपोजिशन की जमातें जो है वो मुश्तरका तौर पे करेंगी। क्योंकि अब अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक या बयान देने की हद तक या रेजोल्यूशन पास करने की हद तक बात है, तो शायद लोग इस बात से जो है वो मुतफिक या मुतमईन ना हो। ठीक और सर, लेकिन ये भी एक है आपका कि माइक अगर में ये थोड़ी सी इस डिस्टर्बेंस आ रही है राणा साहब, वो मुझे कहा जा रहा है कि आप जरा आपका माइक हम फिक्स कर लेते थोड़ा सा, तब तक मैं नफीसा शाह साहिबा से ही बात कर लूं। नफीसा में भी एक बड़ी एक बयान हुआ कल जब बिलावल साहब और शहबाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जरा मुझे समझाएं कि क्या ये लैक ऑफ ट्रस्ट है जिसकी वजह से बिलावल साहब ये कह रहे थे, पक्का कर रहे थे शहबाज साहब इस इनकलाब को आप लीड करेंगे। जरा सुनिए क्या बात कही उसने। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। अब लोग इसलिए हंस रहे हैं, और लोग ये देखिए हर चीज को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि ट्रस्ट नहीं है दोनों पार्टियों में अभी भी। बिलावल साहब अब भी ये कहते हैं कि जरा शहबाज साहब आप लीड करेंगे, आप सेहतयाब हो गए, बार बार जोर देके कह रहे थे सेहतयाब हो गए ताकि बीमारी का बहाना ना लगे, आप लीड करेंगे ताकि पीछे ना हट सके। क्या ये इंटरप्रिटेशन ठीक है लोगों की? लेकिन पहले तो मैं एक छोटा सा कमेंट, अगर मुझे इजाजत दें, आप स्पेशल असिस्टेंट्स के हवाले से। जी जरूर। लगता है कि जो निकालने वाला है उसको बहाना चाहिए था, और जो निकलने वाले हैं उनको फेस सेविंग था। तो ये बेचारे जो ड्यूअल नेशनैलिटी है ये एक बहाना है, और ये आपने देखा होगा कि हर 3 माह के बाद एक कुर्बानी आ रही है। लेकिन कुर्बानी का बकरा इस हुकूमत को चाहिए होता है कि हम स्केपगोट कराएं कुछ लोगों को, कि हम अपनी नाकिस परफॉर्मेंस जो है उसको हम दिखाएं कि देखिए हमने ये अकाउंटेबिलिटी की है, हमने परफॉर्मेंस की बुनियाद पे निकाला है, हमने ड्यूअल नेशनल की बुनियाद पे निकाला है। अगर एक शख्स, एक वजीर जिसको आपको निकालना था, जो मुल्क को आपके सामने है नुकसान, मैं फिर से रिपीट करूंगी, 2 प्रिविलेज मोशंस उनके खिलाफ हैं, वो वजीर हवाबाजी है, वजीर रेलवे है, आपके शहजाद अकाउंटेबिलिटी अकबर है। अकाउंटेबिलिटी का कैसे आप वजीर बन सकते हैं? मुझे ये बताएं, उसकी कानूनी क्या हैसियत है जब आप कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है इंडिपेंडेंट है? जुल्फी बुखारी एक लग्जरी कार में घूमते फिरते हैं, अरबों पाउंड्स के उनके असासे हैं, इधर 1 रुपया टैक्स नहीं देते, और जब उनसे सवाल पूछते हैं वो कहते हैं ओ आई एम सॉरी, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं, आई फॉरगॉट टू डू इट। 2 साल वो अकाउंटेबिलिटी किधर है? सो आई फील कि ये 2 कुर्बानी के बकरे हैं। कुर्बानी से पहले कुर्बानी दी गई है, और ऑफ कोर्स जो आप इशारा कर रहे हैं कि इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, या इनकी जो शिकायती हैं, या इनकी चापलूसी जो है, या अगर तो आप ATM है तो आप सर्वाइव कर जाएंगे इस गवर्नमेंट। नहीं, लेकिन फवाद चौधरी तमाम तर अपने इख्तलाफात के बाद सर्वाइव कर रहे हैं, बल्कि मुलाकात भी आज करके आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। तो सर्वाइव या आपका सियासी वजन हो, आप तगड़े बंदे हो पार्टी के अंदर, तो यू राइट, फिर सर्वाइवल आसान है। लेकिन वो जो एक्सपेंडेबल्स होते हैं ना, जिनके बगैर ATM आपके लिए, वो आप फिर भी आपका सर्वाइवल आसान, बिल्कुल, वो आप उसके लिए जो मर्जी टर्म इस्तेमाल करें। एहतजाज एहसन साहब जो बात करें वहां पे,
ये रवाज फ्रेंकली पीटीआई में सबसे ज्यादा रवाज है। यहाँ पे आप अपनी बात कर भी सकते हैं, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, कैबिनेट में इस तरह की डिबेट जिस तरह से पीटीआई में होती है, बड़ा ही कम कोई मिसाल पीएमएलएन में तो आपको याद होगा जब 15वीं तरमीम के ऊपर सिर्फ खुर्शीद कसूरी साहब ने एक छोटी सी बात की थी, खुर्शीद कसूरी साहब फारग हो गए और इतना उनको फारग कर दिया। ये बहरहाल एक कल्चर जो है पीटीआई में है, और मैं तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर नफीसा शाह को बजाय इसके ऊपर तनकीद करने के, ये कल्चर पीपल्स पार्टी में लाने की जरूरत है, ये कल्चर पीएमएलएन में लाने की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिबेट्स हो और पता हो कि ये डिबेट्स होने के बाद ये जो नैरेटिव बना है वो बना है। सो आई डोंट थिंक सो कि इसको क्रिटिसाइज करने की कोई बात है। एक्चुअली तो मुझे नहीं याद कि पीपल्स पार्टी में किसी ने जरदारी साहब से उठ के ये सवाल किया हो कि आपके ऊपर इतने केसेस हैं, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, आप जरा पहले पार्टी को सेटिस्फाई करेंगे कि ये कैसे हुआ है। या पीएमएलएन के अंदर पैनामा में आप देखिए सीरीज ऑफ पीपल है जो वहां पे अपार्टमेंट्स में रह के भी आए, किसी ने नहीं उठ के कहा नवाज शरीफ साहब को कि जनाब ये तो वही अपार्टमेंट है जहाँ पे हम रह के आए हैं। तो ये तो फिर अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी जरूरत ही नहीं है बात करने की किसी में, या कोई बात ही नहीं कर सकता, तो फिर तो एक डमी पार्टीज है। ठीक, अब जरा मैं फिर आ जाऊं वो बयान के ऊपर, क्योंकि अब असल रोला ये दूसरी क्वेश्चन का मैं जरा एक सेकंड वापस आता हूं। मैं जरा फवाद साहब से उनका व्यू पूछ लूं इसके ऊपर। ये जो अभी आपको हमने सुनाया, बिलावल साहब कह रहे हैं इनकलाब शहबाज साहब लीड करेंगे। मैं पहले रिस्पॉन्ड करूं फिर उस पे आपके पास भी आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। 1 मिनट में मैं आई थिंक आपने कहा कि ट्रस्ट नहीं है, मैं तो कहती हूँ ट्रस्ट है, इसीलिए एक दूसरे को, वरना सियासत में कोई किसी को अपना लीडरशिप का पास ऑन नहीं करता कि जी आप लीडर बने, हर कोई अपनी लीडरी देखता है। तो दैट शोज कितना ज्यादा ट्रस्ट है कि वो एक दूसरे को जो है वो दे रहे हैं। इट्स अ टीम वर्क। एपीसी जो है, इनफैक्ट जो रेबर कमेटी है वो तो मौलाना साहब बुलाते हैं। तो ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और जो ये कोलिशंस हैं, इनकी सियासत जो पीपल्स पार्टी ने माजी में, आप देखें कि हर दौर में पीपल्स पार्टी ने अलायंस बिल्डिंग की है। तो ये हुनर हमें आता है बहैसियत ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी, और एक ट्रस्ट जो है। तो आप कह रहे हैं ट्रस्ट है लीडर्स का आपस में। फवाद साहब, आप बहुत से लोग इसको कल से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा पार्लियामेंट में कि कितनी सख्त ऑपोजिशन की हमने। वो मैं उसके ऊपर आता हूं, मैं अगले फेज में जरा उसके ऊपर भी आऊंगा। राणा साहब का माइक ठीक हो गया, चेक कीजिएगा। और मैंने अभी इनकी कमेंट्स नहीं सुने, वो अगर आप मुझे रिपीट कर देंगे तो मैं नेक्स्ट राउंड में उनका जवाब दूंगी। जी जी जरूर। फवाद साहब ये पक्का कर रहे थे बिलावल साहब शहबाज साहब को, कहते तो सेहतमंद भी हो तो जाना कितने नहीं, लीड भी करना है। लेकिन काशिफ बात यह है कि ये इस वक्त जो पोजीशन है, स्पेशली ये जो दोनों पार्टीज हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, इनकी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है मूवमेंट चलाने की। देखिए, मेरा पीपल्स पार्टी जिसको मैं और आप जानते हैं, वो पार्टी है जिसको कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। बड़ी मेहनत करके इसको, जो पीपल्स पार्टी की मौजूदा लीडरशिप है, उन्होंने पहले सिंध की पार्टी बनाया, अब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको इंटीरियर सिंध की पार्टी बनाने के ऊपर। अगर आज पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर के अंदर अगर कोई बर्थडे पार्टी भी रख लेगी ना कि आपने किसी लीडरशिप की, तो मेरा ख्याल है इनसे इलामा इकबाल ऑडिटोरियम भरना जो है इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं भर सकते। इसी तरह से जो पीएमएलएन की लीडरशिप है वो इस वक्त अपने क्राइसिस में है, उनको पता नहीं है लीड किसने। पीएमएलएन में ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ लीड करें, पीएमएलएन में तो यही नहीं पता कि पीएमएलएन को किसने लीड करना है। सियासा ये कर क्या रहे हैं। जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, वो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब जैसे प्रोग्रेसिव और लिबरल लीडर और उनके व्यूज के ऊपर आई, ऑब्वियसली टोटली रिस्पेक्ट हिज व्यूज एज फार एज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान इज कंसर्न। वो लोगों की तलाश में फजलुर रहमान के ऊपर डिपेंडेंस उनको करनी पड़ती है कि मदरसे के बच्चे मौलाना फजलुर रहमान लेके आएंगे, हम वहां कंटेनर लगाएंगे और हम वहां तकरीरें करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी के ऊपर जो बेस होगी आपकी तहरीक, इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी के ऊपर ये ताउन जो आपस में कर रहे हैं वो बेस होगा, उसकी क्या मोरालिटी है। और जिसकी मोरालिटी ना हो जिस पॉलिटिकल तहरीक की, वो कैसे चल सकती है। लिहाजा ये जो तहरीक है इसकी कल ही आपको समझ आ गई कि बिलावल साहब ने उनको तगड़ा करने की कोशिश की, वो बिलावल साहब के ऊपर तगड़ा कर रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों नहीं चलाना चाहते, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान जो है वो चाहते हैं। अगर ना चलाना चाहते हो फवाद साहब तो इतना मिलने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, जब आप पब्लिक लाइट में आकर इतने बयानात देते हैं जैसे बिलावल साहब दे रहे हैं, आप शहबाज साहब दे रहे हैं, देखिए उसके बाद यू कांट हैव भी नहीं चाहिए। देखिए बात क्या है, बात यह है कि ये तो डेमोक्रेटिक पार्टीज है ना दोनों, हाँ। जो भी है
इनको तहरीक चलानी भी नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि मैं ये राणा साहब से ब्रेक पे जाने से पहले पूछ लेता हूं, क्या तहरीक सिर्फ आखिरी जी। पॉइंट, ये जो प्रॉब्लम है इनकी वो सिर्फ है जो अकाउंटेबिलिटी एक्ट है। आपने आज देख लिया ना कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्या जो अपना उन्होंने जो अपना ऑल्टरनेटिव मुसवदा पेश किया वो आपने देख लिया। बिल्कुल। सो अकाउंटेबिलिटी के अलावा कोई और पॉलिटिकल नैरेटिव है ही नहीं। राणा साहब वो कहते हैं एक तो एहतसाब वाहिद पहली बात तो ये प्रॉब्लम है कि जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कोई मुसवदा अपोजिशन ने पेश किया, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई मुसवदा नहीं पेश किया गया। और ये कल जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्पीच की, मैं समझता हूँ कि सियासी अखलाकियात की जो है वो उन्होंने धज्जियाँ बखेर दी कल जो उन्होंने गुफ्तगू की, जबकि एक ऐसी मीटिंग जो ऑफ द रिकॉर्ड थी। आप इनसे पूछें कि वो जो 24 रुकनी कमेटी जो नोटिफाई किया है स्पीकर ने, क्या वो गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कर दी? वो किसने कहा था इनको कि आप वो 24 रुकनी पहले कमेटी एक चीज क्लियर कर दें राणा साहब, notify करें। ये जो मेरे सामने मुसवदा पड़ा है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट बाय पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन इन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, इतना बड़ा दत्था है, आप ये कह रहे हैं ये आपका नहीं है? ये सुन लें, इन्होंने एक कमेटी जो है वो 24 रुकनी कमेटी जो है वो नोटिफाई की। उस कमेटी की पहली मीटिंग हुई, उसमें मीटिंग में इन्होंने 4 बिल रखे। इन्होंने कहा कि जी ये 2 जो है वो एंटी टेररिज्म से मुतल्लक थे, और 2 जो है वो फेटफ से मुतल्लक थे, और चौथा इन्होंने कहा कि जी नैब। इन 4 बिल्स के ऊपर जो है वो हम आपके साथ जो है वो बैठ के बात करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि एक छोटी जो है वो कमेटी में जो है वो चंद लोग बैठ के जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस कर लें, और कोई एक ऐसा मुश्तरका जो है वो एक जो है वो कंसेंसस पॉइंट्स निकालें, ताकि उसके मुताबिक जो है वो बड़ी कमेटी में आके जो है वो इनके ऊपर कंसेंसस हो सके। आप मुझे बताएं कि स्पीकर हाउस में हम जाके जबरदस्ती इनके साथ मीटिंग नहीं, बिल्कुल आपकी मीटिंग हुई वहाँ सर, स्पीकर लेकिन इसमें मसला ये हुआ राणा साहब, हाउस में सुन लें जी। स्पीकर हाउस में सिर्फ एक दिन के लिए बैठे, ठीक है, और वहां पे बैठ के जो अपना फरूक नाइक साहब हैं, वो बड़े ही जो है वो यानी लर्नड वकील हैं, उनका बड़ा इस बारे में नॉलेज है। इन्होंने कहा कि जी शिक वाइज जो है ना वो आप हमें जो है वो अपनी प्रपोजल दे दें और हमारे साथ बैठ के जो है वो डिस्कस कर लें। उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि जी किस जगह पे हम इत्तेफाक करेंगे और किस जगह पे जो है इत्तेफाक नहीं कर सकेंगे। उन्होंने को तकरीबन 4 घंटे लगा के इनके साथ जो है वो शिक वाइज जो है वो डिस्कशन की। ये जो प्रपोजल्स के पेपर्स आपके पास पड़े होंगे, ये फरूक नाइक साहब ने अपने ऑफिस में जो है वो तैयार किए। ये कॉपीज आकर उन्होंने हमें भी दी, इनको भी दी। इनके साथ बैठ के एक एक शिक पे ऊपर बात हुई, और वहां पे इनके जो वकील है, इनके जो वजीर कानून है फरोग नसीम साहब ने मेरे सामने ये कहा कि वाजिब आपने तो बड़ी मेहनत की है और मैं 80% जो है वो आपके साथ मुतफिक हूँ। और बाज़ जगहों पे जब उन्होंने बात की बाज़ जो है वो क्लाजेस के ऊपर, तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं वाह जी वाह, ये तो आपने बड़ी जो है वो अच्छी बात की है, इससे तो और भी जो है ये बेहतर हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं उस मुलाकात फिर ये गए हैं 80% से जायद बिल पर वो इत्तेफाक कर रहे थे आपसे? जी इत्तेफाक कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हम कल आपको जो है वो आके बताएंगे कि इनमें से कौन सी चीजें जो हैं वो ले जाएं बड़ी कमेटी में, और वहां पे फिर जाके जो है इसको जो है वो एक कंसेंसस के साथ जो है वो हम इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स कर देंगे। अगले दिन ये आए और वहां पे इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की है लेकिन वजीर आजम साहब जो है वो नहीं माने, तो इसलिए मामला ये है कि अब दूसरे बिल्स के ऊपर आप हमारे साथ बैठ के बात कर लें, और ये जो है ना इसे अब जो है ना वो थोड़ा आप इसको किसी और वक्त के लिए छोड़ दें। अब दूसरे बिल जो है उनमें से एक जो है बिल एंटी वो जो इकोनॉमिक टेररिज्म का था, वो इन्होंने हमारे साथ बात की और ये एग्री किया और वापस ले लिया उसे। 2 के ऊपर जो है वो अपोजिशन ने इनके साथ जो है वो एग्री किया, लेकिन कल आके इन्होंने जो है वो एक ऐसी स्पीच कर दी वहां पे। अब इन्होंने हमारे साथ वहां पे बैठ के जो वहां पे बातें की हैं, मैं समझता हूं कि यानी कोई ना कोई आदमी में जो है वो राजदारी का कोई, यानी जब आप एक जगह पे बैठे होते हैं, अगर वो बातें हम बताएं कि जी वहाँ पे वजीर कानून साहब ने क्या बातें की हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या बात की है, पर परवेज़ खटक साहब जब आए हैं ये वापस, तो उन्होंने आगे हमें क्या बताया कि जी वहाँ पे
वज़ीर आज़म हाउस में क्या हुआ है, तो फिर क्या यानी जो है वो बाकी रह जाता है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने साहब ये कह रहे हैं सियासी अखलाकियात का मसला। ब्रेक पे जाने से पहले यानी बांझपन का इन्होंने जो है वो मुजाहरा किया, ये इनको चाहिए नहीं। फवाद क्विक भाई वो रिस्पांस ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो सब कमेटी बनी है, ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो सारी गुफ्तगू हुई है। जिस बात में हम एग्री करते तो बड़ी कमेटी में आ जाते, एग्री ना करते तो उसका तो कोई मिनट रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसका कोई यानी जो है वो उसका कोई रिकॉर्ड पे तो वो चीज थी नहीं। तो ये इन्होंने जो है वो किया है, और उसके बाद ये आप देख लें कि क्या इनके साथ जो है वो आइंदा कोई बैठा जा सकता है, इनके साथ कोई जो है मैं फवाद का रिएक्शन अगर इजाजत है राणा साहब ले लूं या ब्रेक पे कोई जाने से discussion हो पहले। सकती है। ठीक, ये वो कह रहे हैं जी फवाद चौधरी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पहला हाफ में अगर आप मिनट में यही क्लिप दोबारा चलाएं तो राणा साहब कह रहे हैं कि ये मसवदा हमारा है ही नहीं और हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये इस मसवदे का जो पूरा हाल है उसको एडमिट किया और कहा तो ये मसवदा कहा, इसको मसवदा आप कैसे कहते हैं? आप इसको कह डॉक्यूमेंट जो भी आप कह लें नॉन पेपर आपने एक्सचेंज किया, वो डॉक्यूमेंट भाई ये फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से ये लॉ जो है ये फिर वो कह रहे हैं कि रिटर्न दे तो दिया ना आपने कि ये हमारी तरफ से अमेंडमेंट प्रपोज। आप नॉन पेपर कह लें, लेकिन आप वो नॉन पेपर है, ये पेपर अगर आपके सामने पड़े हैं ये नॉन पेपर है, इसके ऊपर किसी के दस्तखत नहीं है, इवन फारूक एच नाइक साहब के भी सिग्नेचर नहीं है, हमारे भी सिग्नेचर नहीं है, देखिए ना यानी ये नॉन पेपर है ये। आप जरा बात सिर्फ मेरी सुन लीजिए ना। अब आप देखिए इस नॉन पेपर में आप ये कह रहे हैं 37 सेक्शंस का कुल नैब ऑर्डिनेंस है, उसमें से 34 आप कह रहे हैं कि खत्म कर दें। तो मुझे आप ये बताइए, मुझे नहीं पता, ये गलत बात है, कहानी जो बाकी कहानी गलत बात है, कोई 34 जगह पे नहीं कहा कि इसको खत्म नहीं, कर एक बात तो पूरी सुन लेना राणा साहब, स्काइप के ऊपर मैं वो कट जाती है, मेरी बात जरा सुन लें। अब ये जो आपने बाकी जो अपना सुनाई है वो तो जाहिर है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये तो आपकी एक इंटरनल बातचीत हुई, क्या हुआ, लेकिन मुझे अब बताए थोड़ा सा भी बंदा जो इमरान खान को जानता है, इसके लिए वो करीबी ताल्लुक होने की भी जरूरत नहीं है। कोई इमरान खान क्या इस मसवदे के ऊपर आप कुछ सोच भी सकता था कि वो उसके ऊपर मानेगा? क्योंकि ये आप सिंपल कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी आप ठप कर दें, केसेस खत्म कर दें और उसके बाद हम और आप हंसी खुशी बाकी साहब ये बात आप करें ना परवेज खटक साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, फरोग नसीम साहब से, वो क्यों हमारे साथ बैठे? नहीं, उनके पास मैंडेट नहीं था, उन्होंने हमारे साथ वहां पे फारूक एच नाइक साहब की 5 घंटे उन्होंने जो है वो जो क्षमा खरासी करवाई, वो क्यों करवाई उन्होंने? हम भी साथ वहां पे बैठे, वो भी बैठे, क्या जरूरत थी इस बात की? देखिए ये तो आपका वरियन है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब तो इस वरियन के बिल्कुल खिलाफ उन्होंने कल जो बात की है, तकरीर की, और आज भी आपने जो है उनको तकरीर नहीं करने दी, जिसके बाद और इसीलिए कि वो आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू को रिबट कर रहे थे असेंबली में। अब ये आपकी बाकी जो गुफ्तगू है, जाहिर है कि ये तो फरोग नसीम साहब या परवेज खटक साहब जो है वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या गुफ्तगू हुई क्या नहीं हुई, लेकिन इस मसवदे को ही देख के इम्पॉसिबल था किसी का मानना कि इमरान खान इस मसवदे के ऊपर कभी भी जो है वो बात करेंगे या हाँ करेंगे। फवाद साहब रोला ये नहीं है, वो मसला ये, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, राणा साहब एक सेकंड, कि जनाब ये इम्पॉसिबल है, बात खत्म हो जाती। देखिए आपकी पार्टी, राणा साहब का ये मानना है कि आपकी पार्टी इसको अग्री करके गई है, हम मेन कमेटी में आ जाते। ठीक, लेकिन जो बातें हमने एक अलहदा ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के की हैं, उनको जो है वो आके यहाँ पे अपनी तकरीर का मौजू बनाना। आप देखें ना कि जब लॉबी में या जो अपना यानी हाउस का कॉरिडोर्स हैं वहां पे खड़े फवाद चौधरी साहब, आप या हम अगर कोई वहां पे बात करें तो क्या ये जेब देता है कि उसके बाद हम उसे अपनी तकरीर का मौजू बना लें कि जी राना सरावला ने मुझे वहां पे खड़े ये बात की है, या मैं कहूँ जी फवाद चौधरी ने फलां टाइम मेरे साथ ये बात की थी। लेकिन राना साहब ये ऐसी चीजें जो है इसमें तक तो हमें नहीं जाना चाहिए। है पूरा थद्दा पेपरों का जो है वो उनको मिला है, तो ये उतनी उस तरह की बात नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन बाकी जो गुफ्तगू हुई है जाहिर है वो तो फवाद चौधरी साहब बात ये है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड कमेटी थी, उसके बाद अपना जो है शाह महमूद कुरैशी साहब आते कहते कि फारूक नाइक साहब सॉरी, ये आपकी तजावीज़ जो है ना ये हमारे बस का मामला नहीं है, या वज़ीर आज़म साहब सर मैं इसको इसीलिए नहीं रोक रहा कि ये कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और मेन कमेटी में आके जो है वो नहीं, मुझे सिर्फ एक बात सिर्फ ये बता दीजिए काशिफ कि मुझे आप बताइए कि लेजिस्लेशन आप करने जा रहे हैं, आप उसको खुफिया क्यों रखना चाह रहे हैं? एक्चुअली तो आपको चाहिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें ये मॉडल हमें मंजूर नहीं है, हम ये मॉडल देना चाहते हैं। आपने पूरा थद्दा दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो खुफिया लेजिस्लेशन थी।
ये तो भाई बेवकूफी बात- खुफिया मीटिंग, फौज चोरी, खुफिया मीटिंग स्पीकर हाउस में हम कर सकते हैं, वहां पे खुफिया मीटिंग का किसने अरेंज किया? नहीं अभी आप किसने कह रहे हमें हैं ना, बुलाया? नहीं सर, वो ये कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये मसवदा है तो उसका मतलब फिर तो पहले पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, बहस होनी चाहिए कि इसमें से क्या काबिल कबूल होना चाहिए। देखिए, जो भी लेजिस्लेशन होती है वो पब्लिक डोमेन में आती है। मैंने बिल्कुल काशिफ, यही बात है। वहां से ये मुसवदा के कौन सी चीज काबिल कबूल है, कौन सी नहीं है, ये मेन कमेटी में आना था। यानी इसकी जो है वो हाउस में तकरीर करने की बजाय 6 बजे मीटिंग में आना था। हमने मीडिया में डिस्कस होना चाहिए, उसका इसमें खुफिया सही क्या बात? तरीकाकार यही था। आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं? मैं तो पहले भी आपको काशिफ के भी और बाकी प्रोग्रामों में भी मैंने आपसे ये कहा है कि देखिए, आप कहते हैं ये नैब सही नहीं है, आपने पहले इसको ठीक नहीं किया जब आप लोगों के पास मौका था, अब आप लोग इसको ठीक करना चाहते हैं। अब जो मुसवदा आपने दिया है वो तो सिंपल ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में खत्म कर दें, उसके ऊपर कोई मानेगा नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि हमने चलिए आप उसको ना माने, खुफिया दिया था। सर, एक आप ब्रेक के उसको बाद आप कह राणा दीजिए, साहब आप हमें इजाजत ये दे तस्लीम दें। नहीं मैंने है। सिर्फ ये इंटरेस्टिंग That's all। कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आप बता रहे थे कि अंदर खाने क्या हुआ, सो इसलिए ओवर स्ट्रेच कर गए इसको, इस सेगमेंट को। लेकिन मेरा जाती आपको टू सेंट्स जिसके ऊपर मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद हम आके बात करें। अगर आपने बहस करनी थी, फर्ज करें 2 इश्यूज ऐसे थे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बहस होनी चाहिए थी। एक, गिरफ्तारी का म्यार और तरीकाकार क्या होना चाहिए, और दूसरा कि इसकी तशहीर पर किस तरह क्या पाबंदी होनी चाहिए जब तक के रेफरेंस दायर नहीं होता, जिस पर भी केस की इंक्वायरी हो रही है या इस तरह का चल रहा है वो पब्लिक में ना जाए। अगर आप ये 2 चीजें साइड पे कर दें तो शायद ऑपोजिशन की जो 90% ग्रीवेंस है वो खत्म हो जाती। तो ये बुनियादी 2 नुकात हो सकते थे जिसमें बड़ी लॉजिकल बहस और लॉजिकल ग्राउंड है ऑपोजिशन के पास बात करने का कि ये स्वाबजीदी इख्तियार किसी चेयरमैन नैब के पास नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बताएं। फिर ये जब आ गया कि ये 1 बिलियन हो, 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, कि कौन हो, 5 साल बाद केस नहीं, फिर तो ये मसले को उलझा दिया गया इसके ऊपर। इस पर बात करते एक ब्रेक लेते, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। अब क्योंकि ज़ाहिर है नैब कानून पे बात शुरू होगी, तो एक चीज जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड चीज है वो गिरफ्तारी का तरीकाकार। मैं नफीसा शाह साहब क्विकली, मैं क्योंकि राणा साहब से और फवाद साहब से पूछना चाहता हूं, ये अगर इस एक चीज को फोकस करके कि सबसे बड़ा इख्तलाफ और एतराज ही सबसे बड़ा गिरफ्तारी पर है, इसको ठीक कर लेते, एक आधी चीज और ठीक कर लेते, बाकी चीजें फेज वाइज आप बाद में ठीक कर लेते उसको। देखिए, मैं सिर्फ जो डिबेट पिछला चल रहा था बहुत दिलचस्प था, उसमें मैं सिर्फ एक नुक्ता दूंगी आपके सबके फूड फॉर थॉट। देखिए, ये हुकूमत हमें ऑपोजिशन को वजाहतें देने की इस वक्त जरूरत नहीं है। हुकूमत इस वक्त जो क्रचेज है उस पर, वो क्रचेज नैब की है। और ये नैब के चेयरमैन ने कई माह पहले भी कहा था कि अगर हम फेयर प्ले करें और हुकूमत वक्त के ऊपर भी केसेस हो तो ये शायद कुछ अरसा ही चल सके। कुछ उन्होंने घंटों का या दिनों का जिक्र किया था, वरना ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये खान साहब को पता है। इसलिए एनी डायलॉग जिसमें नैब का रिफॉर्म हो, जिसमें वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी खत्म हो, वो क्यों चाहेंगे? इशू इसकी इनको वजाहतें देनी है इस वक्त। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ओनस इनके ऊपर डाला है कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, आप पिग्मीज हैं, बोने हैं, और आप सिलेक्टेड भी हैं, और आप सिलेक्टेड वाली बात मेरे ख्याल है ये आपने सुप्रीम कोर्ट के मुंह में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, हमें वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस किस्म का कोई भी ड्राफ्ट आता है तो आप डायलॉग करते हैं, कोई फाइनल चीज नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं जरा हुकूमत से पूछ लेता हूं। वो डायलॉग सूट नहीं करेगा, वो इस नैब को इसी फॉर्म में जो एक्सटेंशन वाला डिबेट है उसको लेके आए। ये तो एक्सटेंशन चाहते हैं फवाद सिस्टम साहब, की। मैं जरा इजाजत दे, मैं फवाद से पूछा। फवाद साहब, मसला ये है कि एक चीज जिस पे बहुत तनकीद होती है वो है गिरफ्तारी और उसका तरीकाकार। आप लोगों को उठाते हैं 6 महीने 8 महीने साल से अंदर, हमजा शहबाज अंदर है, खुर्शीद शाह अंदर है, बाकी गए 6 महीने 8 महीने बाद बाहर आ गए, रेफरेंस दायर नहीं हुआ। तो अगर ये गिरफ्तारी बीच में से स्ट्रीमलाइन हो जाए, उसका तरीकाकार वजह हो जाए, इख्तियार स्वाबदीदी से चेंज कर दें, तो आधे से ज्यादा मसाइल तो नैब की तनकीद के हल हो जाएंगे। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है कि केस खत्म नहीं होते। आप देखिए ना, जो केसेस शुरू हुए हैं वो 3-3 4-4 साल चल रहे हैं और उनका जो है वो कोई एंड नजर नहीं आता, जिसकी वजह से अगर आप ये तनकीद की अगर आप बात करें निजाम के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो ऑन द रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि ये जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म होना चाहिए। बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो दिया और उन्होंने कहा कि आप जजेस लगाएं और ये केसेस जो है वो खत्म करें।
देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है, मिसाल के तौर के ऊपर अभी ये केस चल रहा है एक जो ये जाली अकाउंट्स का, उसमें तमाम जज साहब की कोशिश के बावजूद आप देखिए हर तारीख के ऊपर चार्जी फ्रेम नहीं होने दे पा रहे जो वकील पेश होते हैं जरदारी साहब की तरफ से, और मुसलसल डिले जो है वो होता जाता है। अब इसमें आपकी बात ठीक है कि ऐसी चीजें पहले पकड़नी चाहिए थी जिनकी जो अर्जेंसी है जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन जो ड्राफ्ट है वो तो सिंपल। देखें पहले दिन में हम क्या बात कर रहे हैं कि अपोजिशन का कोई और एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है कि हमें एनआरओ दें। तो ये तो फिर एनआरओ के तो डॉक्यूमेंट दे दिया आपने, क्योंकि 37 में से 34 सेक्शंस आप कह रहे हैं कि नैब के आप खत्म कर दें, तो बाकी नैब क्या रह जाएगा। सो जो बुनियादी तौर के ऊपर फवाद साहब, आप गिरफ्तारी के तरीकाकार से एग्री करते हैं? वैसे मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो नैब के रिफॉर्म से ज्यादा जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि नैब में चूंकि बड़े लोग आते हैं, डिस्कशन ज्यादा होती है, जहां असल गरीबों की मिच निकल गई है, उनको जो इसने कुट कुट के हशर किया हुआ है वो इससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं। तो मैं तो जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म चाहता हूं, होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का एजेंडा ये था, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया कि अगर आपको नैब में रिफॉर्म करनी पड़ जाए। मैं वैसे अपनी अंदाजे के लिए पूछ रहा हूं, फवाद चौधरी किधर खड़े हैं अरेस्ट कानून के ऊपर? नहीं, मैं तो देखे ना, मेरा तो बड़ा सिंपल है। मैं तो हमेशा इसको आर्ग्यू करता हूं कि अपोजिशन को और गवर्नमेंट को बारह उसमें जो खामियां हैं उनको दूर करना है। गिरफ्तारी सर्टेनली वन इशू जिसके ऊपर आपको जो है वो बात करनी है, और उसमें जो इश्यूज हैं जो उनको डील करना है। और स्पेशली ये नहीं हो सकता कि आप साल साल लोगों को अंदर डाल दें और चलान भी जो है वो रेफरेंस भी फाइल ना हो। ये तो इश्यूज हैं जिनको ठीक करना है, मैं एग्री करता हूँ। राणा साहब, इन इश्यूज को, बुनियादी इश्यूज को अगर सेटल कर लेते हैं, देखिए जब आप वो ये एनआरओ प्लस की बात हुई कि आप एनआरओ मांगते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी 1 अरब से कम हो तो रमजान शुगर मिल का केस बंद हो जाएगा, अगर ये हो तो फलाने को इस चीज में अगर मनी लॉन्ड्रिंग नैब से निकाल दें तो जो टीटीज हैं उसके अंदर फायदा हो जाएगा। ये तो वो कहते हैं आप पर्सन स्पेसिफिक मांगते हैं, जो आप तब्दीलियां मांगते हैं नैब कानून में, ये तनकीद तो आएगी। देखें जो प्रपोज्ड जो है वो बिल पेश किया था हुकूमत ने, ये 24 रुकनी कमेटी में, वो किस तरह से पेश किया था? जब वहां पे बैठे कि नैब लॉज के ऊपर बात होनी है, तो ये कहा गया कि जी कुछ चीज तो सामने रखे ना कि जहां से बात शुरू करें। इन्होंने एक प्रपोज जो है वो एक्ट जो है वो पेश किया, उस प्रपोज एक्ट को आप पढ़ लें, वो सीधा सीधा जो है वो टेक केयर करता है मालम जबा की और BRT के और सनावी ट्री की। अब उसके बाद जब इन्होंने उस बड़ी कमेटी के बाद एक छोटी कमेटी बनाई, तो वहां पे फिर बैठ के बात हुई कि जी किस तरह से बात करनी है। तो बात तय ये हुआ कि जी इसको शिक वाइज जो है वो इसका जायजा ले लिया जाए कि, और ये आप पिन पॉइंट कर दें कि कहाँ कहाँ पे आप समझते हैं कि इसमें ये चीजें जो हैं ये इनमें एडिशन हो या डिलीशन हो, ताकि ये लॉ जो है ये मिस यूज ना हो। अब ये बहस हुई है, ये बहस जो है ये सिर्फ और सिर्फ फारूक नाइक साहब ने की है, और हम सब ने बैठ के जो है वो सुनी है, इनके साथ सुनी है। कम अज कम कोई 12-13 जगह पे जब आगे से जो है वो क्वेश्चन हुए, तो फारूक नाइक साहब ने कहा कि जी देखिए मैंने अपनी राय दे दी है, आप इसको ना माने, क्योंकि मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ ना आपके साथ, मैं कोई ये को आपको कोई मैं सजेशन के तौर पे तो नहीं दे रहा, ये एक प्रपोजल डिस्कस हो रही है, मेरी एक तजवीज़ है, मेरी एक जो है वो राय है। उसके बाद कोई तकरीबन 7-8 जगह पे चीजों को छोड़ दिया अपना जो है शहजाद अकबर फवाद साहब रुक जाइएगा, मैं आपको देता हूं व्यू, आपकी बात समझ नहीं आएगी, आप स्काइप पे। जी राणा साहब कुछ खत्म कर। अच्छा, 7-8 जगहों पे जो है वो शाह साहब की तरफ से, शहजाद अकबर साहब की तरफ से और फरोग नसीम साहब की तरफ से मुकम्मल एग्रीमेंट कि जी बिल्कुल ये तो बात ठीक है। अब उसके बाद जब ये सारी डिस्कशन हो गई, तो हमारा ये ख्याल था कि ये अब कल को आएंगे, ये कहेंगे कि जी ये 6-7 चीजें ठीक हैं, और उन 6-7 चीजों में बिल्कुल यही था। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशन है अरेस्ट के ऊपर, रिमांड की ड्यूरेशन के ऊपर, और नैब के में जमानत की तशहीर के ऊपर भी सर सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह है। इसी तरह से इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने 3 चीजों को ये कहा है। सर बिल्कुल ठीक आ गया। मैं जरा फवाद को आखिरी 20 सेकंड दे दूं। राणा साहब आपकी बात आ गई कि किन किन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट बात कर चुकी है। फवाद साहब आखिरी रिमार्क 20 सेकंड। अब ये अगले दिन जो है, अगले दिन आके मामला खराब हो गया, सुना दी कि वज़ीर-ए-आज़म तो हमारी सुनी नहीं है, उन्होंने तो हमारी इंसल्ट करके हमें बाहर निकाल दी है। तो फिर बात कैसे चले आगे? बात ये है कि इशू बड़ा सिंपल है। इशू ये है कि या तो अगर आप शुरू करते हैं तो जिस तरह काशिफ कह रहे हैं
कि आपको बुनियादी चीजों के ऊपर आप रहते तो आप बातचीत हो जाती। अब आप 37 में से 34 शिकें अगर प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाएंगे कि ये अपोजिशन डिमांड कर रही है, तो प्राइम मिनिस्टर का फिर क्या मुश्किल हो reaction? जाएगा। वो कहते हैं फिर मुश्किल हो जाएगा। मुझे Exactly. अपना प्रोग्राम यहाँ पे नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।